नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर, जुड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। अंतरराष्ट्रीय युद्ध अपराधी जिसके खिलाफ पूरी दुनिया में वारंट जारी है। 125 देश हैं आईसीसी के मेंबर, 125 देश। डॉन को कितने 9 या 12 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी, फिल्म जो बनी थी। नेतन्याहू को 125 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। इतने मुल्क हैं जिनमें वो कदम नहीं रख सकता। लेकिन खबर इससे अलग है। खबर उसके देश के भीतर से जुड़ी हुई है। आईसीसी से माफी मिले न मिले कोई बात नहीं, क्योंकि आईसीसी के जो का उसको सजा दी गई है या वारंट है आईसीसी का, उसको लेकर के तो वो लोड ही नहीं ले रहा है। अमेरिका ने नेतन्याहू को जब आईसीसी ने सजा वारंट जारी किया था, तो अमेरिका ने 2024 में आईसीसी के न्यायाधीशों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। ये रिश्ता बड़ा अद्भुत है इन सबका। लेकिन अब कहां प्रतिबंध लगाओगे, जब इजराइल के राष्ट्रपति ने ही नेतन्याहू को माफी देने से इनकार कर दिया। नेतन्याहू पर 3 बड़े गंभीर मामले हैं। ये चर्चा कई बार हो चुकी है। अभी कल भी एक चर्चा आई थी, जब वहां पर इजराइल में हजारों की संख्या में लोग तेल अवीव से लेकर तमाम छोटे बड़े शहरों कस्बों में इकट्ठा हो गए, सड़कों पर उतर आए। तो भी हमने बात चर्चा की थी। केस नंबर 101, 201 और 301, 100, 200, 300 शायद है, 100, 200, 300 नंबर। ये केस 3 केस हैं, उस पर बड़े गंभीर केस हैं तीनों। इन तीनों में उसको एक केस तो उसमें है करीब, उसको मतलब 2 में 3-3 साल की सजा है और एक में उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। ये ऐसे 3 केस हैं। इन मामलों को लेकर के जो होता है, जैसे हमारे यहाँ भी कि राष्ट्रपति के पास कोई भी जा सकता है अंतिम क्षमा याचिका लेकर के, क्षमादान के लिए जा सकता है। वैसे ही नेतन्याहू ने एक क्षमा याचिका लगाई थी राष्ट्रपति के पास कि उसे जितने भी उसके ऊपर केस हैं उन सब में माफी दे दी जाए, क्षमा कर दिया जाए। इजराइल के राष्ट्रपति ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को माफी देने से इनकार कर दिया है। पॉइंट नंबर 1। उसके अलावा दूसरी खबर है, इजराइल के 2 पूर्व प्रधानमंत्री आगामी चुनाव में नेतन्याहू को हराने के लिए एक साथ आ गए हैं। और खबर तो यह है कि हो सकता है वो विलय कर ले पार्टियों का अपने एक साथ। और उसमें और बड़ी खबर उससे है कि चीफ ऑफ स्टाफ, जिसकी लोकप्रियता बड़ी तगड़ी है इजराइल में, क्योंकि इजराइल में सैन्य क्षमता, सैन्य अपना बाहुबल, ये सब दिखाने वाले थोड़ा ज्यादा लोग आकर्षित होते हैं उसकी तरफ। तो वो भी चुनावी मैदान में आने वाला है। अगर वो 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ गठबंधन में शामिल हो गया तो समझ लीजिए विदाई तय। यानी कुर्सी भी जाएगी और जेल भी जाएंगे। ये दोनों सवाल एक साथ खड़े हैं नेतन्याहू के सामने। सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, विपक्ष और पब्लिक, सब के सब एक साथ मोर्चेबंदी कर चुके हैं और सब के सब रेडी हैं नेतन्याहू के गुनाहों का हिसाब किताब करने के लिए। मैं आपको कुछ हेडलाइन 2-3-4 दिखा देता हूं, क्योंकि ये खबरें सब विदेशी मीडिया की हैं। यहां पर तो आकर के डिस्टॉर्ट हो जाती है खबरें, पूरी तोड़ मोड़ देते हैं उसको। तो वो हेडलाइन दिखा करके फिर हेमंत भाई के पास चलूंगा। 2-3 हिस्सों में चर्चा करेंगे। मैं पहले सब क्लियर कर दूं। पहला हिस्सा माफीनामा पे है। दूसरा हिस्सा इजराइल में जो राजनीतिक विपक्ष का ध्रुवीकरण हुआ है, राजनीतिक ध्रुवीकरण, उस पर है। क्योंकि एक बार ये 2 नेता आए थे तो 2020 में सत्ता से बाहर कर दिए थे नेतन्याहू, लेकिन फिर आपसी टकराव की वजह से दोबारा 2022 में प्रधानमंत्री नेतन्याहू बन गया। तो वो दूसरे पार्ट में होगा। और तीसरे हिस्से में होगा शांति दूत नेतन्याहू। इस पर तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। ये शांति की बात कर, जिस पर नरसंहार के आरोप है, वो शांति की बात, पीस की बात कर रहा है। इतना बड़ा मजाक। तो पहले वाले पार्ट की हेडलाइन दिखाइए। चले फिर हम हेमंत जी के पास। लो भैया, ये देखिए टाइम्स ऑफ इजराइल। टाइम्स ऑफ इजराइल लिखता है
कि नेतन्याहू का जो कि क्षमा याचिका थी उसे खारिज कर दिया है वहां इजराइल के राष्ट्रपति ने। आगे चलिए, अगली हेडलाइन लाइए, वो सब में यही है। देखिए, राइटर्स भी लिखता है, इजराइल प्रेसिडेंट सेज ही वांट्स ए डील रीच्ड इन नेतन्याहू केस बिफोर पार्डन डिसीजन। आगे चलिए, राइटर्स के अलावा देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स, वहां पर भी खबर है, इजराइल प्रेसिडेंट पुटिंग ऑफ डिसीजन ऑन पार्डन फॉर नेतन्याहू विल पुश फॉर क्लियर डील। आगे चलिए, हेरजॉग रिजेक्ट्स नेतन्याहूज पार्डन, सीक्स क्लियर डील इंस्टेड। 4 हेडलाइन है और दुनिया के सबसे ऑथेंटिक विश्वसनीय सब मीडिया हाउस आपने देखा, न्यूयॉर्क टाइम्स देखा, राइटर्स देखा, इजराइल का इजराइल टाइम्स देख लिया। हेमंत भाई, ये क्षमा याचिका एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के साथ इसकी बन नहीं रही है। राष्ट्रपति वाला रास्ता था कि अगर राष्ट्रपति इसकी क्षमा को स्वीकार कर लेता तो बचने की इसके कुछ गुंजाइश थी। अब राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति ने माफी नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट में केस। युद्ध में अभी शांति है, युद्ध के बहाने बचा था, एक निवेदन किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर कर लिया था। क्या चुनाव से पहले, चुनाव बाद की बात है इसीलिए हम पहले हिस्से में लिए हैं, क्या चुनाव से पहले नेतन्याहू सजा की तरफ बढ़ गए हैं? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, नेतन्याहू ना बहुत ही शातिर व्यक्ति है। उसने लास्ट ईयर आपको क्या किया, आपको ध्यान हो, अक्टूबर के अंदर जब वो व्हाइट हाउस गया था, वहां पर पहले तो ट्रंप ने उसकी मौजूदगी में अपने इजराइल के राष्ट्रपति को फोन करके कहा उसके सामने कि ये सारे केसेस वापस कीजिए, ही इज ए वेरी डियर फ्रेंड, दिस एंड दैट, फिर कैमरे पे बोला बाकायदा। उसके बाद उसने इजराइल की जुडिशरी को धमकी दी उसी रॉ के अंदर कि बहुत ही बढ़िया आदमी है, बहुत शानदार काम किया है, राष्ट्रवादी है, इसके खिलाफ सारे मुकदमे वापस किए जाए, निरस्त किए जाए। और नवंबर में आपको ध्यान होगा, नवंबर में इसने जो आप जिस याचिका की आज बात कर रहे हैं वो नवंबर में फाइल की थी राष्ट्रपति के पास, जो माफी के लिए जो एप्लीकेशन थी वो लास्ट ईयर नवंबर में फाइल की थी। अब माफी कब दी जाती है आशीष भाई? देखिए, शातिरपना इनका कहा है, जब कोई व्यक्ति कन्विक्ट होल्ड हो जाए, बिल्कुल ठीक, हाँ। जब तक आप कन्विक्शन आपका ना हो जाए तो माफी किस बात की, ठीक। और गजब यह है कि जो उनके राष्ट्रपति हैं हेरजॉग, उनका कमाल देखिए, इसके प्रधानमंत्री पद पर होते हुए भी इसकी जो याचिका है उसको स्वीकार नहीं किया उसने कहा कि पहले केस को चलने दो, कोशिश करो, बार्गेन प्ली कर लो। वेस्ट के अंदर एक बड़ा कल्चर है बार्गेन प्ली करने का, कई तरह के कल्चर है जो हमारे यहाँ नहीं। एक तो कुछ चीजों को वो फाइनेंशियली सेटल कर लेते हैं सिविल कोर्ट के तौर पर कि भाई इतना मुआवजा दे दो, हर जाना दे दो, लाइक दैट। वो इस केस में नहीं है। इसमें फिर उन्होंने कहा कि बार्गेन प्ली कर लीजिए। बार्गेन प्ली क्या होता है कि केस कौन फाइल कर रहा है? अटॉर्नी जनरल ऑफ दैट कंट्री, ठीक। अटॉर्नी जनरल ने आरोप लगाए हैं अपने ही प्रधानमंत्री के ऊपर, ठीक। अब अटॉर्नी जनरल से नेतन्याहू आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ले, उसके बाद विचार करेंगे, पहले उसको रास्ता देना चाहते। एक दूसरा, लीगल टर्म्स में उसने कहा कि साहब अभी तो केस एक्टिव हियरिंग पे है, मैं किस हैसियत से, किस क्षमता के साथ इसके अंदर इंटरवीन करके आपको माफी दे सकता हूं। बहुत ही लीगल वैलिड पॉइंट है। जो लीगलिटीज है वो केवल एक देश की नहीं कि भारत का संविधान ही है, अमेरिका का संविधान ही है। हमारे यहाँ तो अब वो होने लगा है कि यू शो मी द फेस एंड आई विल शो यू द रूल। बाकी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं। बेसिकली क्या है कि जब तक आप कन्विक्ट होल्ड नहीं हुए, जब तक आपकी सजा नहीं हुई, माफी किस बात की दे? पहले तो आप बड़ा मुकदमा लड़ो, यू ट्राई टू डिफेंड योर सेल्फ, फिर वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके देख लो, उसमें बार्गेन प्लीज को हम बोलते हैं, वो करके देख लो। तो अब इस पूरी कहानी पे आता हूं मैं कि इजराइल के राष्ट्रपति ने कल रात को कहा कि वे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लंबे समय चल रहे भ्रष्टाचार मामले में उनकी क्षमादान याचिका पर केवल तभी विचार करेंगे जब समझौता करने के सभी प्रयास समाप्त हो जाएंगे। समझिएगा इस बात को, समझौता करने की यानी कि बार्गेन प्ली के प्रयास समाप्त हो जाएंगे। इससे यह बिल्कुल साफ संकेत मिल गया है कि राष्ट्रपति के पास जो माफी है, याचिका है, उस पर कोई बहुत जल्दी फैसला नहीं आने वाला है। और इसमें क्या होगा कि नेतन्याहू की जो कानूनी परेशानियां हैं, जो 1 दशक पहले जांच के साथ शुरू हुई थी, उसने इजरायलियों को विभाजित कर दिया है वर्टिकली। एक तरफ इसके नेतन्याहू के भक्त है, दूसरी तरफ पूरा अपोजिशन है। और अपोजिशन ने तो एक खास चिट्ठी लिख दी आशीष भाई, आपको जानकर हैरानी होगी। याचिका लिखी उसने माफी के लिए और अपोजिशन राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी कि साहब इसको
दो सूरत से पहले तो कभी भी इसको वो देना ही नहीं, आम माफी नहीं देनी इसको। नंबर एक, ये जो है जब तक प्रधानमंत्री का पद नहीं छोड़ देता है या इसको बर्खास्त नहीं कर दिया जाता है, वो उससे अच्छा, ये प्रधानमंत्री का पद छोड़ेगा तो इसको पता है इसका अगला डेस्टिनेशन अगले ही दिन कहां होगा। वो तो विपक्ष भी बड़ा मतलब बढ़िया तरीके से उसको खेल रहा है। और बेसिकली 2019 में आपको पता है इसके ऊपर आरोप लगे थे, और 2025 तक जो है उसमें 5 चुनावों के दौरान राष्ट्रीय राजनीति को इसके सारे केसेस ने हिला के रख दिया। और अब जो चुनाव है वो जैसे आपको पता है 27 अक्टूबर 26 से पहले होना है। तो आरोप क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। रिश्वतखोरी है, धोखाधड़ी है, विश्वासघात है, और पैसे देकर के मीडिया को अपनी पब्लिसिटी मैनेज करने का है। तो राष्ट्रपति जो इसहाक हर्जोग है उसने क्या कहा कि नेतन्याहू के मामले में समझौता सबसे अच्छा समाधान होगा, यानी कि आउट ऑफ कोर्ट बार्गेन प्ली सबसे अच्छा समाधान होगा। और उसने बाकायदा बयान देके कहा कि मेरा मानना है कि समाधान के अनुरोध पर विचार करने से पहले अदालत के बाहर दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए। हर्जोग के कार्यालय ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रविवार को प्रकाशित जो रिपोर्ट है उसमें उसके बाद कहा कि राष्ट्रपति समाधान के किसी भी निर्णय को फिलहाल स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उसे टालते हुए समझौते के लिए मध्यस्थता शुरू करने की योजना बना रहे हैं, मीडिएशन जिसको आप बोलते हैं। समझौते के लिए बातचीत करना पक्षों को सहमति तक पहुंचाने के प्रयास का एक आवश्यक हिस्सा है, उन्होंने कहा। इसलिए राष्ट्रपति का मानना है कि समाधान याचिका पर चर्चा करने से पहले अदालत की चारदीवारी के बाहर दोनों पक्षों के बीच समझौते तक पहुंचने की प्रक्रिया को पूरा करना और आरंभ करना जरूरी है। ठीक, अब आपको बताता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारी दबाव डाला हर्जोग के ऊपर और नेतन्याहू को समाधान देने से उसके बावजूद भी अब इनकार कर दिया। नवंबर में किया था, दबाव डाला था पब्लिकली सारे कैमरास के ऊपर। ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से कई बार हर्जोग पर हमला करते हुए उन्हें कमजोर और दयनीय राष्ट्रपति कहा है और प्रधानमंत्री को तुरंत समाधान देने की अपील की। बताओ यार, तुम क्या हो? इजराइल का राष्ट्रपति है और तुम उसको गन पॉइंट पे खड़े हो, नहीं इसको माफ करो, क्लीमेंसी पिटीशन इसको वो करो। हु आर यू? फिर सुप्रीम कोर्ट को पीछे पड़ जाता है। कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये मेरा दोस्त है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बड़ा राष्ट्रवादी, सर्टिफिकेट तो तुरंत छापता है। जिसका कैरियर खत्म करना उसका कर देता है पट्टा, और जिसका जो करना वो कर देता है। तो ये उसकी परिस्थिति है। तो वो कहता है कि वर्तमान में हमारे सामने जो मौजूद तथ्यात्मक और कानूनी आधार है, समग्र परिस्थितियों के आधार पर हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि राष्ट्रपति के नाम पर स्थापित समाधान का अधिकार इस मामले में लागू भी होता है या नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी तक ना तो दोषी ठहराया गया है और ना ही कोई सजा सुनाई गई है, अनकोट, जो मैं शुरू में कह रहा था। तो बेसिकली राष्ट्रपति को वो अनुशंसा नहीं कर सकते कि वे समाधान के अधिकार का प्रयोग करते हुए कोई असाधारण और व्यापक कदम उठाएं जिससे नेतन्याहू के विरुद्ध चल रही सारी कानूनी कार्रवाई ही ठप होकर रह जाए, क्योंकि अभी एक्टिव हियरिंग के अंदर है केस। तो राष्ट्रपति के पास इंटरवेंशन करने का कोई भी आधार भी नहीं है और अधिकार भी नहीं है। राष्ट्रपति को समाधान के अधिकार केवल एक ही सूरत में होता है, वंस समबडी इज कन्विक्टेड। अमेरिका की तरह नहीं है कि ट्रंप बाइडेन जाने लगे तो अपने बेटे को पार्डन देंगे। अब ये भाई साहब सारे खानदान को भी पार्डन देने की फिराक में घूम रहा है, कर लीजिए क्या करेंगे इसका। तो बाद में जो है, जो धुर दक्षिण पंथी थे, वो उसके जो विरासत मंत्री हैं अमिचाई एलियाहू, उसने एक स्थिति पत्र में कथित तौर पर नेतन्याहू के समाधान के अनुरोध का समर्थन किया है। उसने न्याय मंत्री यारिव लेविन के स्थान पर जो कार्य कर रहा था, उसने हितों के टकराव के कारण स्वयं को इस मामले से अलग कर लिया। टाइम्स ऑफ इजराइल कहता है कि हर्जोग के कानूनी सलाहकार ने अभी तक कोई आधिकारिक सिफारिश प्रस्तुत नहीं की है, वो मामले को लंबा लटकाना चाहते हैं। रविवार को हर्जोग के समझौते के लिए अर्जी देने के फैसले की भी चौतरफा आलोचना हुई है देश में। बेसिकली पूरा देश बटा हुआ है, इसके अंदर दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ नेतन्याहू के समर्थक हैं, एक तरफ विपक्ष के समर्थक है। और आपने एक ओपनिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टेड चीफ जस्टिस को मान्यता नहीं दे रहा। बताओ क्या करोगे? वो बेचारा 1.5 साल से घूम रहा है। वो अपने मोदी जी डंका बजाने गए जब सारा विपक्ष उठ के चला गया, बाइकआउट कर दिया था, केवल उसी बात के ऊपर किया था। क्योंकि वहां का ये कानून है कि जब भी कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष वहां की संसद को संबोधित करेगा तो चीफ जस्टिस को बुलाया जाता है। अब चीफ जस्टिस को तो जब बुलाओगे ना, जब नेतन्याहू उसको मान्यता देगा। तो उसने मान्यता नहीं दी, इन्होंने अपने ठाके बार वो कर दिया। तो बेसिकली आशीष भाई क्या है कि वो जो पोस्ट किया है राष्ट्रपति ने कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज
जो नेतृत्व है अपना नेतृत्व का मार्ग अपनाने की बजाय कानूनी प्रक्रिया से बचने का रास्ता चुन रहा है। राष्ट्रपति कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया में को अपनाने की बजाय बचने का रास्ता चुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरार को भरने और अभिजय की ओर ले जाने का एक ऐतिहासिक अवसर इजराइल खोता जा रहा है। तो ये जो पूरी की पूरी परिस्थिति है, इसको आप देखिए, कितना बड़ा गुंडा है नेतन्याहू। आपने इतने देशों की पुलिस उसके पीछे, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अमेरिका में कोई राष्ट्रपति आ जाए, अमेरिका के शासन को वही चलाते। कैपिटल हिल को कंप्लीट कब्जा कर रखा है उन्होंने, कोई भी आ जाए। और इसीलिए जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो वहां के लोग जो है, आपने जैसे जिक्र इशारा किया कि वहां का जो विपक्ष है वो एकजुट हो रहा है और हो रहा है, सारा हो रहा है। अगर तो विपक्ष का दांव लग गया, जैसे 21 में एक बार लगा था थोड़े दिन के लिए, तो ठोक देंगे अंदर इसको। अभी 2 दिन पहले इसने घोषणा की कि मुझे प्रोस्टेट कैंसर हो गया था, आई हैव रिकवर्ड दिस एंड दैट व्हाटएवर। तो वो भी एक सहानुभूति लेने का जुगाड़ था, वरना जैसे ही डिटेक्ट हुआ तभी बताना चाहिए था देश को कि भाई ये चीज हो गई है। लेकिन इसको पता है, फिर वो इनके केस की गंभीरता में बता दूं, फिर हम विपक्ष वाले पे ही आ रहे हैं इनके केस की, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो रहा था। केस नंबर 100, 101, वो केस नंबर 1000, 2000 और 4000 है, तीनों केस की डिटेल ही हम कहें कि कार्यक्रम इतना डिटेल हम कर रहे हैं तो बता दें। और ये केस का जब डिटेल हम लोग बताने, मकसद पता है क्या है? नेतन्याहू नहीं है, मकसद अपना वाला है। इस केस की डिटेल को जब सुनिएगा, पढ़िएगा आप लोग, तो जरा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। लाइए भैया जरा केस नंबर 1000, 2000 दिखा दीजिए, क्या है केस, इसके ऊपर केस क्या है, क्योंकि हम लोग रोज केस 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 करते हैं, तो केस क्या है पता होना चाहिए। केस नंबर 1000, गिफ्ट अफेयर की पूरी कहानी। इस मामले में आरोप है कि नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने सालों तक महंगे तोहफे स्वीकार किए। इसमें सिगार, शैंपेन, ज्वेलरी जैसी लग्जरी चीजें शामिल थी। ये उपहार हॉलीवुड प्रोड्यूसर, नाम के साथ सब है, अर्नोन मिल्चन और ऑस्ट्रेलियाई अरबपति जेम्स पैकर जैसे कारोबारी लोगों से मिले बताए जाते हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि इन उपहारों के बदले नेतन्याहू ने उनके हित में कुछ फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश की, जैसे वीजा से जुड़े मामलों में मदद, टैक्स नियमों में राहत और कारोबारी फायदा दिलाने की कोशिश। हालांकि नेतन्याहू का दावा है कि ये सब निजी दोस्ती के तहत दिए गए गिफ्ट थे, इसमें किसी तरह का लेन देन शामिल नहीं था। अब केस नंबर 2000 पे आइए। केस नंबर 2000, मीडिया डील विवाद। ये तो बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, बाकी गिफ्ट उफ्ट तो तमाम आ रहे हैं। इस केस में नेतन्याहू पर मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप है कि उन्होंने एक बड़े अखबार के मालिक अर्नोन मोजेस के साथ डील करने की कोशिश की। इस डील के तहत नेतन्याहू ने कथित तौर पर एक अखबार की सर्कुलेशन सीमित करने के लिए कदम उठाए। बदले में मोजेस के अखबार में उन्हें पॉजिटिव कवरेज मिलता है। इस मामले में कुछ रिकॉर्डेड बातचीत भी सामने आई है, जिन्हें सबूत के तौर पर पेश किया गया है। हालांकि नेतन्याहू का कहना है कि ये बातचीत केवल अनौपचारिक थी, इसे कभी लागू नहीं किया गया। मतलब बातचीत में कहा, बातचीत फोन पर यह है कि अच्छा उसको मार दो, निपटा दो, मैं भिजवा रहा हूं कारतूस और तमंचा। ये क्या कह रहा है? सब रिकॉर्डिंग है, ये मान रहा है रिकॉर्डिंग है, कह रहा है लेकिन हमने वो तमंचे में लोड नहीं किया था, कारतूस डाले नहीं थे, हम मर्डर करने गए नहीं थे। बताइए, यहां इतना क्लियर कट है मामला, और उससे क्लियर कट आप और जगह पे खोज सकते हैं। आगे चलिए। केस नंबर 4000, सबसे गंभीर बेजेक वाला अफेयर, सबसे गंभीर है केस नंबर 4000। यह मामला सबसे गंभीर माना जाता है क्योंकि इसमें रिश्वत का सीधा आरोप शामिल है। आरोप है कि नेतन्याहू के कम्युनिकेशन मिनिस्टर रहते हुए बेजेक टेलीकॉम कंपनी को रेगुलेटरी फायदे पहुंचाए गए। इससे कंपनी को करोड़ों का आर्थिक लाभ हुआ। बदले में कंपनी के मालिक साउल एलोविच के नियंत्रण वाला जो न्यूज पोर्टल है, उस पर नेतन्याहू और उनके परिवार के पक्ष में पॉजिटिव खबरें प्रकाशित की गई। यहां पर भी देखिए, मीडिया तीसरे में भी है, 4000 में भी। इसमें उसको टेलीकॉम में लाभ दिया और टेलीकॉम में लाभ दे करके मीडिया में कवरेज लिया उससे पॉजिटिव खबरों का। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह सीधा फायदा के बदले फायदा, यानी फायदा देने के बदले फायदा लेने का मामला है। हालांकि नेतन्याहू इन आरोपों को भी नकारते हैं और कहते हैं कि उनके फैसले सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत लिए गए थे, न कि किसी निजी लाभ के लिए। ठीक है, आगे चलिए जरा। अब ये 3 हो गए ना, केस नंबर 1000, 2000, 4000। कंफ्यूजन था इसलिए हम कह ले आते हैं, हम दिखाई दें। अब आइए जरा, इसमें क्या क्या हो सकता है। इजरायली कानून, खास तौर पर
पीनल लॉ 1977 के तहत नेतन्याहू पर लगे आरोपों में सख्त सजा का प्रावधान है। धोखाधड़ी और विश्वास भंग जैसे मामलों में अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है। ये आरोप केस नंबर 1000 और केस नंबर 2000 में लागू होते हैं, जबकि केस नंबर 4000 में भी ये शामिल है। इन धाराओं का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है और इससे जनता के भरोसे को नुकसान पहुंचाता है। अदालत में दोषी पाए जाने पर जेल के साथ जुर्माना भी लग सकती है। सजा कितनी होगी यह सबूत, गवाहों और मामले की गंभीरता पर निर्भर करता है। लेकिन इसमें कॉमन ये वाला 3 साल वाला सब में कॉमन है, लेकिन केस नंबर 4000 स्पेशल में कहा था सबसे गंभीर है। अगला लाइए केस नंबर 4000। केस नंबर 4000 में लगे रिश्वत के आरोप सबसे गंभीर हैं। इजरायली कानून के मुताबिक इस अपराध में अधिकतम 10 साल की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। अगर सभी मामलों में आरोप सिद्ध हो जाता है, दोष सिद्ध होता है, तो सैद्धांतिक रूप से कुल सजा 19 साल तक जा सकती है। लेकिन आमतौर पर अदालत सजा को एक साथ चलने देती है, जिससे वास्तविक जेल अवधि कम हो सकती है। इसके अलावा अगर कोर्ट नैतिक पतन यानी नैतिक भ्रष्टता मानती है तो नेतन्याहू पर भविष्य में चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। हालांकि अभी अंतिम फैसला आना बाकी है और सभी आरोपों से इनकार करते हुए इसे नेतन्याहू राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। इसमें यह भी है कि चुनाव भविष्य में कोई भी चुनाव लड़ने पर इन पर रोक भी लग सकती है, इसलिए हम इतना डिटेल दिखाए हैं। अब सब बिल्कुल साफ कर दिया हेमंत भाई हमने, ये केस कौन कौन से हैं, क्या हैं, कैसे कैसे इसने किया था। अब दूसरी एक बात और जोड़ करके तब एक साथ दोनों खबरों पे आपसे चर्चा करेंगे। ये माफी के लिए गया, माफी के लिए किसी पर चोरी का आरोप लगे और वो समाज के ही सामने न्यायालय छोड़ी समाज के सामने माफी मांगने लगे कि गलती हो गई, आगे गलती नहीं होगी, माफ कर दी या माफ कर दो। माफी मांगना ही मुझे तो, मैं कम बुद्धि वाला आदमी हूं, गुनाह की स्वीकारोक्ति, कबूलनामा, मुझे यही लगता है कि माफीनामा गुनाह का कबूलनामा होता है। अगर गुनाह मैंने नहीं किया है तो माफी क्यों मांगूंगा? या तो सावरकर हूं तभी मांगूंगा, तो ये चीज हो सकता है, या तो सावरकर हूं या राम माधव हूं तब मांगूंगा, और नहीं तो नेतन्याहू हूं, मैंने अपराध किए हैं तब मांगूंगा। कोई भी बताए मुझे, सामान्य आदमी, सावरकर और राम माधव के अलावा ढूंढिए जरा कि बिना बिना गलती के कौन माफी मांगता है? बताइए ये हेमंत भाई। बिल्कुल बेसिकली बहुत ही सही बात आपने की, व्याख्या भी सही की है कि एडमिशन ऑफ गिल्ट के बिना तो आप क्लीमेंसी फाइल नहीं कर सकते ना। हाँ। या तो आप साबित हो गया हो, और नहीं तो आप मान रहे हैं कि ये गलती हुई है इसलिए तो माफी मांग रहे हो। अगर आप गलती को नहीं मानते तो माफी मांगने का कोई आधार नहीं बनता। फिर तो कोर्ट हमेशा पूछता है ना कि आशीष चित्रांशी जी आप बताइए, आपके ऊपर ये आरोप है, आप इनको नकारते हैं, स्वीकारते हैं, या क्या करेंगे? फिर आप क्या कहते हैं कोर्ट में खड़े होकर कि मैं इनको खारिज करता हूं और मैं मुकदमा लड़ूंगा, आई विल फेस दैट ट्रायल। यही होता है। जब केस फाइल चल रहा है उसके बीच के केस एक्टिवली कंसिडर हो रहा है कोर्ट के अंदर, और उस समय आप जो राष्ट्रपति को क्लेमेंसी फाइल करते हो, इसका मतलब तो सीधा सीधा एडमिशन ऑफ गिल्ट है। इसमें कहीं कंफ्यूजन आशीष भाई है नहीं। इसका मतलब है प्राइमा फेसी वो अपने आप को स्वीकारता है कि मुझसे ये गलती हुई है, और ये अपने आप में पर्याप्त है। अगर विपक्ष इसका फायदा उठाना चाहे तो बहुत कायदे से उठा भी सकता। चलिए, अब इनकी कुंडली खुल गई एक। अब दूसरे पे आते हैं जो और पॉलिटिकली महत्वपूर्ण खबर है। हेडलाइन दिखा दीजिए बस, बाकी तो भीतर की खबर सब हेमंत भाई बताएंगे। इजराइल में नेतन्याहू को हटाने के लिए एकजुट हुए 2 पूर्व प्रधानमंत्री बेनेट और लेपिड। यार लेपिड ये जो है अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, अपनी पार्टी का विलय करेंगे। 2021 में दोनों ने मिलकर बेंजामिन नेतन्याहू को हराया। 21 में प्रधानमंत्री भी बने थे, बारी बारी दोनों बने, थोड़ी थोड़ी समय के लिए लेपिड और बेनेट दोनों प्रधानमंत्री भी बने थे, और उसके बाद आपस में सिर्फ फोड़वल हो गया। अब ये बेसिकली हंगरी इफेक्ट है, इसको आज की तारीख में हम हंगरी इफेक्ट कह सकते हैं, कि अब फिर से एक हो रहे हैं और विलय के लेवल पे जा रहे हैं। विलय के लेवल पे जाने की वजह है ये जो यार लेपेड और बेनेट में फर्क है। बेनेट घनघोर दक्षिणपंथी है, वो नेतन्याहू वाले रास्ते का यात्री है, और लेपिड जो हैं ये बहुत ही उदारवादी हैं। ये सबको मतलब ये उस टाइप का इजराइल का नेता है जो पढ़े लिखे लोग हैं, सर्विस क्लास लोग हैं, बहुत पसंद करते हैं।
वो उस क्लास का नेता है जो फिलिस्तीन के साथ सह अस्तित्व की बात करता है। इजराइल में बहुत कम लोग ऐसे हैं, लेकिन उसमें से है लेपिड कि जो फिलिस्तीन गाजा सबके साथ सह अस्तित्व की बात करता है। तो ये अब साथ आ रहे हैं, और उसमें एक जो चीफ ऑफ स्टाफ मैंने कहा उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। हेमंत भाई, ये हंगरी मॉडल, मैं कहता हूं हंगरी मॉडल नहीं, हंगरी इफेक्ट, हंगरी इफेक्ट इजराइल में तो पहुंच गया। कल, क्यों कह रहा हूं, कल खबर आई थी हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर थे और हंगरी के दूतावास से प्रोटेस्ट शुरू किया था। आज खबर आ रही है कि ये आपस में एक होकर के विलय तक के लेवल पे मामला पहुंच गया। हंगरी में भी यही हुआ था, सब एक साथ आ गए थे। यानी पब्लिक और अपोजिशन दोनों हंगरी मॉडल पे आ गए हैं। ये इफेक्ट मुझे लगता है और दूर तक थोड़ा आना चाहिए। नहीं, ये इन सब के लिए, जितने दक्षिणपंथी है उन सब के लिए खतरे की घंटी है। नेतन्याहू दूसरे देशों के अंदर तो इलेक्शन मैनिपुलेट कराता है, ये तमाम टेक्नोलॉजी के जरिए फोनों की जासूसी कराता है, कम्युनिकेशन को जैम करवाता है, जो भी करता है। लेकिन अपने यहाँ जो भाई की गत होने वाली है उसकी कल्पना कीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने, कल हमने चर्चा की थी कि जो तेल अवीव के अंदर जो प्रदर्शन शुरू हुआ और जो लाखों लोग थे सड़कों पर, वो सारे हंगरी की ही एम्बेसी से स्टार्ट हुए, और उसके बाद जो मेन स्क्वायर है तेल अवीव का, वहां तक वो जाते हुए, और जिस तरह के नारेबाजी कर रहे थे वो कल हमने बताया। हाँ, चलिए आ रहे होंगे, नेटवर्क चला गया है तो बस 5 सेकंड में मैं उसमें बता दूं। मैंने जो कहा था कि एक जो है चीफ ऑफ स्टाफ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, मैं उनकी चर्चा कर दूं जब तक नेटवर्क में वापस आ रहे हैं हेमंत भाई। उनकी चर्चा, क्योंकि वो सबसे बड़ा हीरो इस चुनाव में बन सकते हैं। ये जो है वहां पर, क्योंकि वहां के लोगों की बहुत बड़ी पसंद है। नाम है गादी आइजनकोट। गादी आइजनकोट ये पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ हैं, और ये अब रिटायर हो चुके हैं। 2022 में ये राजनीति में आए और बेनी गेंट्स की नेशनल यूनिटी पार्टी से जुड़े, लेकिन अब अलग राजनीतिक पहचान की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी लोकप्रियता बहुत जबरदस्त है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सेना और सुरक्षा के मुद्दों को अहम मानने वाले वोटर अब आइजन कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में अगर ये तिकड़ी बन गई, दो तो हमने बता दिया जुगलबंदी, अगर ये तिकड़ी बन गई तो बेंजामिन नेतन्याहू बी बी की विदाई, ट्रिपल बी हो जाएगा ये, ट्रिपल बी। माफ कीजिएगा आशीष भाई, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो बेसिकली क्या है कि ये दोनों जो है, एक तो इसराइल एक बहुत छोटा सा देश है, ठीक, उसके अंदर कोई ना तो कोई बहुत ज्यादा आबादी है नंबर एक, और ना बहुत ज्यादा राजनीतिक दल है। हो सकता है कि सैद्धांतिक तौर पे आप एक्सट्रीम राइट हो, मैं थोड़ा सा मध्यमार्गी हूं, कोई हल्का सा लेफ्ट हो, उस तरह की चीज, उदारवादी जिसको आप शब्द कह रहे थे। लेकिन उनके बीच में कोई डिफरेंसेस उस तरीके के नहीं है कि जिनको पाटा ना जा सके। अल्टीमेटली आज की तारीख में इसराइल को आज अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर में आप मान सकते हैं, जब पूरे के पूरे इसराइल को रिबिल्ड किया जा रहा है। तो एक तरफ देश के जो आम जनता है उसको रिबिल्ड करने की जरूरत है, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के जो वहां पे विध्वंस मचा है ईरान वाले झगड़े में खास तौर पे, और एक जो लोगों को रीएश्योर करने की बात है सुरक्षा को लेकर के। और आप बताइए, मोसाद पूरी दुनिया के जो अपने नेतन्याहू के दोस्त हैं उनकी मदद करता है, लेकिन उनके यहाँ हमास ये गदर मचा देगा इसका अंदाजा उसको नहीं लगा। दूसरा, आपको पता है इसराइल में एक बहुत जबरदस्त चीज वो भी आ रही है, विपक्ष कह रहा है कि वो हमला श्रीमान जी ने खुद ही कराया था हमास को निपटाने के लिए, और एक ब्रॉडर गजा प्लान के लिए, जिसकी आड़ में आपको पता है ग्रेटर इसराइल बनाने का खेल उसने शुरू किया, क्योंकि वो नाकामी थी उसकी। लोग कह रहे हैं जांच करो आप कमीशन से, तो कमीशन से जांच नहीं करवा रहा, इंटरनल इंक्वायरी। तो समझ लीजिए उसका कहीं ना कहीं रिश्ता जुड़ता है। कोई पुलवामा नाम की घटना हुई थी, फिर एक पहलगाम में भी हुई थी, उसी टाइप का कुछ मामला वहां भी है। लेकिन वहां लोग खुल के कहते हैं, यहाँ कोई कह देते उसको पाकिस्तानी बता दिया जाता है। तो वहां क्या है आशीष भाई, कि छोटा देश, कम पॉलिटिकल पार्टी, और अल्टीमेट जो देश का जो राष्ट्रवाद है, देश को बचाने की बात है, देश को दोबारा रिबिल्ड करने की बात है, लोगों का कॉन्फिडेंस रिएश्योर करने की बात है, वो आज की तारीख में नेतन्याहू बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो रखा है। और इसीलिए जब उसको लगा कि इस बार चुनाव नहीं जीत पाओगे, तो उसने पूरा जोर लगा करके, हालांकि वो कोशिश तो कर रहा है पिछले 20 साल से, अमेरिका के पिछले 3 राष्ट्रपतियों को उसने सेट करने की कोशिश की कि वो हमला कर दे, और ये वहां के विदेश मंत्री ने बताया। लेकिन ट्रंप चूंकि कंप्रोमाइज्ड है, ब्लैकमेल्ड है, और एप्स्टीन के ही लाभार्थियों में से एक है, और एप्स्टीन कौन था वो सबको पता है, इसराइल और मोसाद के साथ उसमें क्या था।
तो उस सारी परिस्थिति में ये जो दोनों अगर इकट्ठे होते हैं, प्लस एक्स आर्मी चीफ जो आता है, तो फिर एक बात मान के चलिएगा, फिर नेतन्याहू की विदाई को कोई रोक नहीं पाएगा। 27 अक्टूबर से पहले आपको पता है वहां चुनाव है, और ये तीनों अगर मिलते हैं तो इट विल बी ए वेरी डेडली कॉम्बिनेशन एज फार एज इजराइल इंटरनल पॉलिटिक्स इज कंसर्न। तो फिर बीवी को आप ढूंढते रह जाओगे, उनका एक ही पता मिलेगा, और वो है तेल अवीव की जो सेंट्रल जेल है, ये मान के चलिए। चलिए, क्योंकि अभी तो गठबंधन आकार लेगा। 2021 में सोचिए आप, 2021 में इतना अलोकप्रिय नहीं नेतन्याहू रहा होगा। 2021 में सब साथ आए थे तो छुट्टी कर दिए थे, वो तो फिर आपस में लड़ गए। यही दिक्कत होती है ना, एक बार जब इकट्ठा होते हैं कई लोग, आपस में लड़ गए, ये बेनेट और लेपिड, नहीं तो छुट्टी कर दिया था। अच्छा सोचिए, वो गजब अच्छा गठबंधन बनाता है, हो सकता है वही वैसा ही बने। उसमें घनघोर दक्षिणपंथी बेनेट था, मध्यम मार्गी जो है ये थे, यार लेपिड थे, अरब पार्टी भी थी, एक अरब पार्टी भी है इजराइल में, वो अरब, हाँ, अरब पार्टी भी उस अलायंस में थी। तो इस बार भी बना, तो फिर तो फुर्सत से इनका हिसाब किताब हो जाएगा। एक क्लिप सुनवा करके आखिरी रिएक्शन लेते हैं। एक क्लिप जरूरी है सुनना, एक नरसंहार का जो है वारंटी, जिस पर वारंट है, वो क्या ज्ञान दे रहा है, जरा सुनिए। כמוכם, גם אני ורעייתי הזדעזענו לשמוע על הניסיון החוזר לרצוח את הנשיא טראמפ ואת רעייתו. אנחנו שמחנו שניהם יחד עם בכירי הממשל האמריקני, יצאו ללא נגע. אין מקום לאלימות, לא נגד מנהיגים פוליטיים ולא נגד אף אחד. וזה כולל לא רק את ארצות הברית, זה כולל קודם כל את מדינת ישראל בתוכנו. ट्रांसक्रिप्ट देखिएगा, हम लोग वही देख रहे हैं। चलिए, हो ही गया। मैं हेमंत भाई के पास ही चलता हूँ। ये मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा, मतलब सबसे बड़ी संख्या में नरसंहार करने वाले अगर कुख्यात 4-5 नाम आप तलाशेंगे आधुनिक जो है दुनिया में, तो उसमें एक नाम इसका है। टॉप 3 में मुझे लगता है आना चाहिए। अगर टोटल नंबर आप वो देखेंगे, आप कैजुअलिटी कितने लोगों के नरसंहार किया, आप गजा, फिलिस्तीन, लेबनान सारा जोड़ लो अगर, तो शायद ये टॉप 3 में किस रैंक पे रहेगा नहीं कर सकते, लेकिन टॉप 3 में तो पक्का रहेगा। ये शांति ज्ञान बांच रहा है। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली जो कहावत है, वो श्रीमान पर अक्षर से लागू होती है। क्या कह रहा है ये? ट्रंप और उनकी पत्नी की हत्या के बार बार किए गए प्रयासों के बारे में सुनकर मैं और मेरी पत्नी स्तब्ध रह गए। किसी के भी खिलाफ हिंसा की कोई जगह नहीं है। अब हिंसा के पुजारी हो गए, गांधी जी के उपासक हो गए। नेतन्याहू दुनिया को हिंसा के बारे में उपदेश दे रहे हैं, जबकि उनका व्यक्तिगत और बतौर एक कंट्री इजराइल नरसंहार के न केवल मुकदमों का वो सामना कर रहा है, बल्कि उनके ऊपर हजारों हजार बेकसूर लोगों के नरसंहार का, उनको उनके पलायन करने पर मजबूर करने का इतने घातक केसेस हैं, इतने शर्मनाक केसेस हैं कि पूरी दुनिया मुंह छिपाती है उस आदमी से। उसके बावजूद भी वो आदमी, क्योंकि ट्रंप की चमचागिरी तो करनी है, तो ट्रंप की चमचागिरी में आपने देखा ना किस तरीके से, अब तो अमेरिका में क्या चर्चा चल रही है, हमला कैसे हुआ था, क्या था, किसने कराया, वो सारी चीजें सामने आने लगी है 24 घंटे के अंदर। वहां का मीडिया पमेरियन नहीं, सब बता रहे धीरे धीरे। लेकिन इस भाई साहब को हिंसा याद आ गई, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। तो कुल मिलाकर के ये सारी स्थिति है। आने वाले दिन इसके लिए कोई बहुत अच्छे नहीं रहने वाले, जैसा हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। चलिए, इजाजत दीजिए, खबरें और भी हैं, हम लेकर के आते हैं आप तक वो भी अपडेट, जो भी खबरें हैं। फिलहाल एक विराम। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।